जय हिंद। संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्लीट जीएस फाउंडेशन सीरीज में तीसरा क्लास लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास देख लिया है। पहला क्लास था भारत पर अरबों का आक्रमण और दूसरा क्लास था भारत पर तुर्कों का आक्रमण। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन शायरी के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। आइए अपनी क्लास को हम लोग देखते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मोहम्मद गौरी का पूरा नाम लिखा हुआ है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। पहली बात तो यह है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था और जिस वंश से संबंधित था इस वंश की स्थापना कौन किया था। तो दोस्तों, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी संसवानी वंश से संबंधित था और इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन हसन ने किया था। कुतुबुद्दीन हसन ने इस वंश की स्थापना किया था। दोस्तों, यह वंश गजनी साम्राज्य के अधीन स्थापित था। दोस्तों, गजनी में जो इसके पहले महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम था महमूद गजनबी। लेकिन महमूद गजनबी का अप्रैल 1030 ईस्वी में मलेरिया बीमारी के कारण जब मृत्यु हो गया तो जो उसके उत्तराधिकारी थे वो धीरे धीरे कमजोर होते चले गए और यही कारण था कि अफगानिस्तान में जो गजनी साम्राज्य था उसी के अधीन एक राज्य हुआ करता था, एक प्रांत हुआ करता था जिसका नाम था गौर। तो दोस्तों, जब महमूद गजनबी के उत्तराधिकारी कमजोर हो गए तो गजनी के अधीन ही जो गौर प्रांत था वो स्वतंत्र हो गया और उसी क्षेत्र पर कुतुबुद्दीन हसन ने संसवानी वंश की स्थापना किया और इसी वंश से संबंधित है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 ईस्वी में गौर नामक क्षेत्र पर हुआ था, उसी अफगानिस्तान में हुआ था। इसको याद रखिएगा। उसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनी साम्राज्य के अधीन गौर नामक राज्य का शासक था। मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना। 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना मोहम्मद गौरी। उसके बाद दोस्तों, मोहम्मद गौरी भी महमूद गजनबी की ही भांति भारत पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन इसका उद्देश्य अलग था। दोस्तों, महमूद गजनबी का उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करना और यहां से धन दौलत को लूट कर ले जाना, अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना और अपनी सेना को मजबूत बनाना। लेकिन मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था यहाँ पे भारत को इस्लामिक राज्य बनाना। आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, महमूद गजनबी का जो उद्देश्य था उसके उद्देश्य से मोहम्मद गौरी का उद्देश्य बिल्कुल अलग था। लूटपाट के साथ ही इस देश में मुस्लिम राज की स्थापना करना चाहता था।
मोहम्मद गौरी। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये है आपका अफगानिस्तान। यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है गजनी, और इसी गजनी के अधीन यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है गौर। तो गौर साम्राज्य का या गौर क्षेत्र का ही शासक था मोहम्मद गौरी, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मुल्तान पड़ता है, मुल्तान पड़ता है पाकिस्तान में, और ये वाला जो क्षेत्र है ये सिंध का क्षेत्र है। पहले भारत का हिस्सा था, 15 अगस्त 1947 के बाद वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। और यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है ये गुजरात है, और गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है पाटन। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है पाटन, और ये उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला है वर्तमान में जिसका नाम है कन्नौज। और यहाँ का जो ये क्षेत्र है ये है पंजाब। तो इन सब क्षेत्रों के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं। भारत पर आक्रमण। संसवानी वंश का शासक मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1075 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। अभी हमने बताया है दोस्तों, पहले मुल्तान भारत में पड़ता था लेकिन अब मुल्तान पाकिस्तान में पड़ता है। तो सबसे पहला आक्रमण भारत पर, क्योंकि जिस समय वो आक्रमण किया था वो भारत का हिस्सा था, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। और मोहम्मद गौरी जब भारत में आया था तो दोस्तों गोमल दर्रे से हो करके भारत में प्रवेश किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुल्तान जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने सिंध पर भी विजय प्राप्त कर लिया। मुल्तान जीतने के बाद सिंध पर भी विजय प्राप्त कर लिया। ये 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत पर दूसरा आक्रमण किया 1178 ईस्वी में। और दोस्तों 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जो दूसरा आक्रमण किया वो गुजरात के पाटन नामक स्थान पर किया। और गुजरात के पाटन में उस समय चालुक्य वंश के शासक भीमदूती थे। दोस्तों भीमदूती और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी का भारत में पहला पराजय था जब 1178 ईस्वी में पाटन नामक स्थान पर आक्रमण किया था। दोस्तों ये जो पाटन जगह है ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। बहुत लंबे समय से पाटन नामक स्थान को गुजरात में लंबे समय से ऐतिहासिक चीजों से जुड़ा हुआ है। जैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बैरम खां। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे, क्योंकि अकबर जब गद्दी पर बैठा 1556 ईस्वी में तो लगभग 13-13.5 वर्ष का था अकबर। तो 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक लगभग 4 वर्षों तक बैरम खां अकबर के संरक्षक रहे। लेकिन 1561 ईस्वी में बैरम खां अपनी पत्नी सलीमा बेगम के साथ जब हज यात्रा करने जा रहा था तो 1561 ईस्वी में गुजरात के पाटन नामक स्थान पर इसी गुजरात के पाटन नामक स्थान पर इसी गुजरात के पाटन नामक स्थान पर जब वो आराम कर रहा था और नमाज पढ़ने का टाइम हो गया था तो नमाज अदा कर रहा था, उसके बाद जब वो मुबारक खां नामक एक अफगान से गले मिला तो मुबारक खां नामक एक अफगान ने चाकू मारकर हत्या कर दिया। अब चाकू मार करके हत्या क्यों किया बैरम खां का? क्योंकि दोस्तों 1555-56 में जब सरहिंद का युद्ध हुआ था, सरहिंद पंजाब में पड़ता है, तो हुमायूं और सिकंदर सूर्य के बीच में हुआ था यह युद्ध। तो
हुमायूं की तरफ से बैरम खां ने युद्ध लड़ा था और जो एक अफगान था जिसका नाम था मुबारक खां, उसके पिताजी की हत्या सरहिंद के युद्ध में बैरम खां ने किया था। तो अपने पिता का बदला 1561 ईस्वी में पाटन नामक स्थान पर चाकू मार करके बैरम खां की हत्या करके दोस्तों लिया था। अब बात यह है कि जिस टाइम बैरम खां की हत्या हुई थी उस टाइम अब्दुल रहीम खान खाना मात्र 4 वर्ष के थे। दोस्तों सलीमा बेगम अब्दुल रहीम खान खाना को लेकर अकबर के दरबार में वापस चली जाती हैं और सलीमा बेगम से आगे चल करके अकबर निकाह कर लेता है। पहले तो काम काज करने के लिए लगा देता है, नियुक्त कर देता है, बाद में सलीमा बेगम से भी निकाह कर लेता है। दोस्तों बैरम खां के ही पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी दोहे हम लोग हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़े हैं, वही है, इसको याद रखिएगा। तो पाटन जो गुजरात का शहर है, बहुत ऐतिहासिक शहर है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय 1178 ईस्वी में हुई थी, जब गुजरात के पाटन नामक स्थान पर आक्रमण किया था, क्योंकि उस समय चालुक्य वंश के शासक थे जिसका नाम था भीमदूती। तो भीमदूती ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। आगे हम लोग देखते हैं, इस प्रकार भारत के हिंदू राजाओं की ओर मुंह उठाते ही उसे आरंभ में ही चोट खानी पड़ी, किंतु वह महत्वाकांक्षी मुस्लिम आक्रांता उस पराजय से हतोत्साहित नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों उसने अपने अभियान का मार्ग बदल दिया। वह तब पंजाब होकर भारत विजय का आयोजन करने लगा। दोस्तों उस काल में पेशावर और पंजाब होकर वह भारत विजय का अपना सपना साकार करने में लग गया। उस समय पेशावर और पंजाब के शासक महमूद गजनबी के जो वंशज थे वे शक्तिहीन हो गए थे। दोस्तों महमूद गजनबी के जो वंशज यहाँ पे थे वो उस समय बहुत कमजोर हो गए थे, पंजाब के क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं, उसने 1186 ईस्वी में खुसरो मलिक को पराजित करके पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद दोस्तों 12वीं सदी की ही बात है, चौहान वंश के शासक थे जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर दोनों जगह के शासक थे। उनका साम्राज्य विस्तार था अजमेर से लेकर के दिल्ली तक। दोस्तों उस समय कन्नौज के जो राजा थे जिसका नाम था जयचंद। दोस्तों जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता, और पृथ्वीराज चौहान दोनों लोग आपस में प्रेम करने लगते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह कर लेता है, अपना अर्धांगिनी बना लेता है। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में बहुत अच्छा संबंध नहीं रहता है, क्योंकि जयचंद हमेशा जो है पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करता है, हमेशा उसके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा रहता है। तो दोस्तों जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण किया और उस समय जो दिल्ली और अजमेर के शासक थे जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने बहुत ही बुरी तरह से पराजित कर दिया। दोस्तों उसके बाद मोहम्मद गौरी पराजित होने के बाद अपने देश अफगानिस्तान लौट गया था। जब हार गया तो अफगानिस्तान लौट गया। दोस्तों इसको याद रखिएगा, तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ और मोहम्मद गौरी की हार हुई। मोहम्मद गौरी पराजित होने के बाद गजनी वापस लौट गया।
दोस्तों ये जो तराइन है, वर्तमान में तराइन हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में तराइन पड़ता है, इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों जब तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया और अपने देश लौट गया, वापस चला गया, तो दोस्तों उसने सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करते हुए अपनी सेना के कप्तानों और कमांडरों को बर्खास्त कर दिया, जिन्होंने तराइन की प्रथम लड़ाई में कायरता दिखाई और सभी से दूर रहने की कसम भी खाई। दोस्तों अपनी हार का बदला लेने की बात का ध्यान में रखते हुए गौरी सेना का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। मोहम्मद गौरी दूसरा सेना बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों जो कन्नौज का राजा था जिसका नाम था जयचंद, जयचंद ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए, और जयचंद ने कहा मोहम्मद गौरी का सहयोग करने के लिए। इस प्रकार मोहम्मद गौरी ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया और दोबारा भी तराइन में ही युद्ध हुआ, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। देखते हैं हम लोग तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तराइन की दूसरी लड़ाई एक विनाशकारी लड़ाई थी। दोस्तों यह युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। कई बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन कौन लड़ा था, तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन कौन लड़ा था। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था हरियाणा में, यह युद्ध राजपूतों के लिए विनाशकारी साबित हुआ और उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को गंभीर झटका लगा। आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी अपने देश लेकर के जाता है, अफगानिस्तान लेकर के जाता है और अफगानिस्तान में ले जाकर के उनको यातनाएं देता है, दंडित करता है और दोनों आंखें फोड़वा देता है। और उनके साथ में उनके जो दरबारी कवि थे जिसका नाम था चंद्रवर दाई, चंद्रवर दाई जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है, उसी पुस्तक से जानकारी मिलती है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके अफगानिस्तान ले गया था। लेकिन दोस्तों जब पूछा गया कि पृथ्वीराज चौहान से कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो पृथ्वीराज चौहान धनुर्विद्या में बहुत निपुण थे, शब्दवेदी बाण चलाते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी अंतिम इच्छा यही है कि हम शब्दवेदी बाण चलाना चाहते हैं। और उसके बाद अपने सैनिक को भेज करके जो चंद्रवरदायी थे उनको बुलाया गया। और दोस्तों जहाँ पे मोहम्मद गौरी बैठा था उसके कुर्सी के जस्ट ऊपर एक घंटी लगा दी गई और जब उस घंटी को बजाया गया, लेकिन उसके पहले दोस्तों चंद्रवर दाई जो थे, चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान। तो दोस्तों चंद्रवर दाई ने इशारा किया कि कितनी दूरी है और कितना ऊपर जो है मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने तीर से निशाना लगाया और वह तीर जाकर के मोहम्मद गौरी को लग जाता है और मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो जाता है।
यह दोस्तों कुछ पुस्तकें तो इस तरह की बात बताती है और कुछ पुस्तक तो इस तरह की बात बताती है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली में ही बंदी बना करके रखा था और पृथ्वीराज चौहान का यहीं पर मृत्यु हो गया था। कुछ किताबें तो ये भी बताती हैं कि पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी जब यहाँ से अपने देश लौट रहा था तो रास्ते में कुछ डाकुओं के द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों जिस तरह से भी प्रश्न पूछेगा आप आंसर लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घटना चक्र के बुक में वो जो छोटा से बॉक्स बना के लिखा रहता है उसी में हमने पढ़ा था, वहां पे लिखा गया था इस तरह की बात। उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, कुछ इतिहासकार का कहना है कि उसे गजनी ले जाया गया था, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और कुछ इतिहासकार का कहना है कि उसे पहले दिल्ली में ही बंदी बनाकर दिल्ली में ही रखा गया था। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम चंदवर दाई था। इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम पृथ्वीराज रासो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी के कुल 3 गुलाम थे, जिसमें से एक गुलाम का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक और एक गुलाम का नाम है कुबाचा और तीसरा जो गुलाम है उसका नाम है दोस्तों यालदोज। यालदोज मोहम्मद गौरी के कुल 3 गुलाम थे, उसमें से जो सबसे विश्वास पात्र गुलाम था उसका नाम है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के पुत्री से प्रेम करने लगता है और उसके बाद मोहम्मद गौरी अपने पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक से कर देता है। अब बात यह है कि वो गुलाम था, उसके पास तो घर था नहीं, जो भी कुछ था वो मोहम्मद गौरी का ही था। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक को रहने के लिए कुछ न कुछ जगह चाहिए ही। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी जो भारत का क्षेत्र जीता हुआ था उसी का देख रेख करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को भेज देता है और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत चला आता है। भारत में जो मोहम्मद गौरी के द्वारा क्षेत्र विजित किया गया था उसी क्षेत्र पर वो शासन करना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, उसी तरह से तराइन का एक तृतीय युद्ध भी हुआ था, वो आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो है इल्तुतमिश और यालदोज के द्वारा लड़ा गया था। और जो इल्तुतमिश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, आगे चल करके फिर उनका दामाद बन जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश दामाद बन जाता है। और दोस्तों मोहम्मद गौरी का दामाद है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था, दामाद था, जिसका नाम है इल्तुतमिश, जिसको अल्तमश के नाम से हम लोग जानते हैं, तो अल्तमश और यालदोज के बीच में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में। यह भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, जब 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी हार जाता है, तब कन्नौज का जो शासक था जिसका नाम था जयचंद, जयचंद ने आमंत्रित किया था पुनः मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए और सहयोग करने का वचन दिया था। लेकिन जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है तो जयचंद मोहम्मद गौरी का सहयोग नहीं करता है, तो इस बात से बहुत नाराज रहता है मोहम्मद गौरी। और जब 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध जीत करके यहाँ से जाता है तो 1194 ईस्वी में भारत पर पुनः आक्रमण करता है दोस्तों। और वह आक्रमण होता है चंदावर के क्षेत्रों पर,
दोस्तों चंदावर जो क्षेत्र है यह पड़ता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पड़ता है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के पास में पड़ता है। दोस्तों वर्तमान में फिरोजाबाद एक जिला भी है और फिरोजाबाद जिले का मुख्यालय भी फिरोजाबाद है। पहले फिरोजाबाद मैनपुरी में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में यह फिरोजाबाद अलग जिला बन गया है और फिरोजाबाद जिले का मुख्यालय भी फिरोजाबाद ही है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों चंदावर का जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ था, इसको याद रखिएगा, जिसमें जयचंद की मृत्यु हो गई थी 1194 ईस्वी में। यह भी प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत में जो सिक्का जारी किया गया था उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों मोहम्मद गौरी ने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में सिक्का जारी किया और ये जो सिक्का जारी किया था उसके एक तरफ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा, देवी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित था और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखवाया था। दोस्तों मोहम्मद गौरी के द्वारा जो भारत में सिक्का जारी किया गया, उस सिक्के के एक तरफ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित थी और एक तरफ दोस्तों अरबी भाषा में कलमा लिखवाया गया था, इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों जो अन्य किताबें बताती हैं कि 1192 ईस्वी में जब तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार जाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है मोहम्मद गौरी के द्वारा। और मोहम्मद गौरी 15 मार्च 1206 ईस्वी को जब जा रहा था यहाँ से लौटकर, तो डाकुओं के द्वारा रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई थी। और कुछ किताबें बताती हैं कि जो है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही मोहम्मद गौरी की हत्या की गई थी, जैसा कि हमने पीछे बताया है। दोस्तों जब मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो गया तो उसका जो सबसे विश्वास पात्र गुलाम और दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में 1206 ईस्वी में ही एक नए वंश की स्थापना किया, क्योंकि वो गुलाम था इसीलिए उसने गुलाम वंश की स्थापना किया। और दोस्तों यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। 1206 से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और 1526 ईस्वी में जब पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित होता है, वहां तक दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने एक एक करके शासन किया है। दोस्तों पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश। दोस्तों जब लोदी वंश का अंतिम जो शासक है इब्राहिम लोदी, उसकी जब हत्या हो जाती है तो भारत में एक नया राजवंश स्थापित कर दिया जाता है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा, जिसका नाम है मुगल वंश। और ये जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर फरगना मध्य एशिया का रहने वाला था। दोस्तों तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, एक एक क्लास आप लोगों को कंप्लीट जीएस फाउंडेशन का सीरीज मिलता रहेगा। ठीक आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।